नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। रोमांच मुकाबले में भारतीय बेटियों ने बैडमिंटन में रचा इतिहास। एशिया टीम चैंपियनशिप में महिला टीम ने पहली बार जीता है स्वर्ण। और युवा स्टार अनमोल खरब के दम पर फाइनल में थाईलैंड को हराया है। और भारत ने टेस्ट में दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत और 434 रन से तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को हराया। जडेजा बने प्लेयर ऑफ द मैच। चलिए, तो खेल में आप लोग ये बात याद रखा करिएगा का कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है और इस खिलाड़ी ने या इस टीम ने क्या उपलब्धि हासिल की है। और इससे पहले भारत ने इस टूर्नामेंट में बैडमिंटन में 2000 में पुरुष टीम ने 2016 और 2020 में कांस्य पदक जीता था, ये भी याद रखिएगा। रुपए व टका में कारोबार बढ़ाने पर विमर्श जारी। ये भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले वर्ष ही अपनी अपनी मुद्रा में कारोबार करने की सहमति बनी थी। सत्ता में लौटी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया। नेपाल, भूटान, श्रीलंका के बाद भारत अपने इस पड़ोसी देश के साथ डिजिटल तरीके से होने वाले वित्तीय लेन देन को लेकर भी विमर्श कर रहा है। और बांग्लादेश देखिए पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1947 में जब अलग हुआ था ना पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को मिला था ये हिस्सा और 1971 में आज़ाद हो गया था। और देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। ठीक है, तो इसी की बात हो रही है। सुनवाई से पहले चंडीगढ़ के मेयर ने दिया त्यागपत्र। चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद मामले में आम आदमी पार्टी की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही शहर की राजनीति गर्मा गई है। मेयर मनोज सोनकर ने त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने कहा कि वह नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे रहे हैं। अब फिर से चुनाव होंगे तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आपने देखा होगा कि यहाँ कुछ वोट रद्द कर दिए गए थे, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई हुई थी आम आदमी पार्टी। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो देखिए हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी इसकी। अब दुनिया जानती है आएगा तो मोदी ही। ये आप देखते हैं कि जो अधिवेशन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का नई दिल्ली में, तो उसी पर आप देखते हैं प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं राहुल के मध्य प्रदेश में घुसते ही कमलनाथ भाजपा में हो सकते हैं शामिल। ये आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। तो उनकी छोड़ने की चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं। केंद्र और किसान नेताओं में एमएसपी व कर्ज माफी पर फंसी बात। ये आप देखिए चौथे दिन की वार्ता में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय ने कमेटी बनाने की बात कही। किसान संगठन कमेटी बनाने के पक्ष में नहीं है। भगवंत मान भी बैठक में पहुंचे। और एक किसानों की मांग है सभी 23 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी। सभी फसलों का भाव स्वामीनाथन आयोग के अनुसार लागत से 50% अधिक दिया जाए और किसानों पर चढ़े कर्ज को माफ किया जाए। किसानों के लिए 10,000 रुपये की प्रति माह महीने पेंशन देने की व्यवस्था लागू की जाए और बिजली संशोधन बिल 2022 को रद्द किया जाए। लखीमपुर खेड़ी में घायल हुए किसानों को उचित मुआवजा मिले और लखीमपुर खेड़ी कांड के आरोपित को सजा मिले। प्रदर्शन में मृत किसानों के स्वजन को उचित मुआवजा मिले और किसी कानून विरोधी प्रदर्शन में जिन किसानों पर केस दर्ज हुए उन्हें रद्द किया जाए। परिवार में किसी एक को नौकरी दी जाए और इन पर फंसा है सभी 23 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी और किसानों को की कर्ज माफी पर आप देखिए पैंच फंसा हुआ है। और कुछ तो आप देखते हैं कि सरकार की तरफ से लापरवाही रही। अब सोचिए आप लोग कि उस समय कृषि कानून 3 आए हुए थे, जब विरोध हुआ था तब से अभी तक उनके ऊपर जो केस दर्ज हुए थे वो रद्द नहीं हो पाए। और जो आप देखिए लखीमपुर खेरी में कांड हुआ था उसका मुआवजा नहीं मिल पाया। तो कुछ तो आप देखते हैं कि इनकी तरफ से लापरवाही रही है। 10 दिन बाद भी पाकिस्तान में नहीं बन पाई सरकार, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तो गठबंधन की सरकार बनेगी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से हमारी। बिहार के बाद अब झारखंड में भी होगी जातिवार गणना। एक बात और देखिए, जनगणना की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हर 10 साल में होती है। क्या होती है? हर 10 साल में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुई थी। 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई नियमित जनगणना हुई थी।
और देखिए, जाति आधारित जनगणना की बात करें तो जातियों की संख्या कितनी है उनकी गणना की बात हो रही है। अभी बिहार में करवाई गई थी ना। देखिए, झारखंड है, बिहार से अलग करके ही बनाया गया था ये झारखंड 15 नवंबर सन 2000 में। इसकी सीमा बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं, चंपई सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 81 सीट है, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या झारखंड। ये संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है UNLF, ये यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट मणिपुर में संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद मणिपुर में हिंसा पर चिंता जताई। मणिपुर में काफ़ी पहले से ही आप देखते हैं कि हिंसा हो रही है। तो एक बार मणिपुर चलिए आप लोग। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए मणिपुर है, इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखेंगे नागालैंड से लगती है और असम से लगती है, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी किससे लगती है? म्यांमार से। और आप देखते हैं कि 1956 में से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, 1972 में राज्य का दर्जा मिला था। अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, और एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में आपका मणिपुर फैला हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत में फिर बदलेगा मौसम, और सोमवार से गुरुवार तक पहाड़ों पर होगी भारी बर्फबारी। मैदानी क्षेत्रों में ओलावृष्टि और तेज वर्षा होने की भी संभावना जताई जा रही है। एक बार फिर मौसम प्रभावित करेगा। ये सब भूगोल में आप लोग पढ़ते हैं। पश्चिमी विक्षोभ, कुछ बताइए इसके बारे में मुझे नीचे। संदेश खाली में पीड़िता के घर पर पुलिस की वर्दी में हमला। तृणमूल नेताओं के अत्याचार के खिलाफ खोला था मोह। TMC नेताओं की यौन शोषण की शिकार है पीड़िता। ये आप सभी जानते हैं कि कहाँ हो रही? पश्चिम बंगाल में महिलाओं के शोषण की बातें आ रही है ना, संदेश खाली से स्थान से, तो वहीं की बातें ये सब हो रही हैं। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, और मुझे लगता है मंत्री होने के बाद अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ये चिंताजनक रहती हैं। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की साख पर भी दाव छाप एक तरह से गलत जाती है। कोलकाता देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और विधानसभा में आप देखें 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पश्चिम बंगाल आपका। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। ये भरण पोषण मामले में महिला अदालत की अवमानना की दोषी करार हाईकोर्ट। इस सुनवाई अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर का पति ने लगाया था आरोप। महिला को 1 महीने के साधारण कारावास की सजा के साथ उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। देखिए, इस तरह के मामले आजकल काफ़ी हो रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है? याचिका के अनुसार याचिकाकर्ता व महिला की शादी जून 2003 में हुई थी। उन्हें 3 बच्चे हुए। महिला ने याचिकाकर्ता का पर पर्याप्त दहेज नहीं लाने पर क्रूरता का आरोप लगाया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि महिला ने उसे वर्ष 2018 में घर बाहर निकाल दिया और उसके बाद से वह अपने 3 बच्चों के साथ अकेले रह रहा। और 2019 में याचिकाकर्ता ने घरेलू हिंसा के आधार पर रोहिणी कोर्ट में आवेदन दाखिल कर दावा किया कि महिला एक व्यापार चलाती है। वह 2 से 3 करोड़ रुपए सालाना कमाती है, और उसने महिला को उसके बच्चों के भरण पोषण देने का निर्देश देने की मांग की थी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट महिला अदालत ने 19 फरवरी 2021 को महिला के आदेश दिया कि वह पति और बच्चों के लिए कुल 53,000 रुपये प्रतिमाह देने का निर्देश दिए। उसी का बात हो रही है। ये ट्रैफिक सेंटिनल ऐप के उपयोगकर्ताओं का सम्मान। ये दिल्ली पुलिस सप्ताह के तहत यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा के लिए काम करने वाले सक्रिय ट्रैफिक सेंटिनल ऐप के उपयोगकर्ता और हितधारकों के सम्मान के लिए रविवार को पुलिस मुख्यालय के आदर्श सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया है। एक ट्रैफिक सेंटिनल ऐप को 2015 में नागरिकों को एक शक्तिशाली टूल के साथ सशक्त बनाने के लिए लॉन्च किया गया था, ताकि ट्रैफिक पुलिस सड़क पर चलते समय होने वाले नियमों के उल्लंघन को पकड़कर उल्लंघनकर्ताओं पर मामला दर्ज करने में मदद कर सके। अच्छी बात। 2025 में 1 से 9 फरवरी को लगेगा अंगला पुस्तक मेला। 15 लाख से अधिक पाठक आए यहाँ। धार्मिक पुस्तकें भी खूब बिकी। जो अभी प्रगति मैदान दिल्ली में चल रहा था ना, उसी की बात हो रही। ये आज से युद्धाभ्यास करेंगी 50 देशों की नौसेनाएं। मिलन 24
भारत में पहली बार इतना बड़ा नौसैनिक अभ्यास 18 युद्धपोतों और विमानों का बेड़ा महासागर में सैन्य अभ्यास करेगा। तो ये जरूर याद रखिएगा, मिलन-24 इसका नाम है। और हालांकि भारत, ये आप देखेंगे बेड़ा महासागर और बंदरगाह पर आप देखते हैं कि सैन्य अभ्यास करेगा। हालांकि भारतीय नौसेना की 2 महान विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत मिलन के बाद अगले 10 दिनों में प्रमुख अभियानों को अंजाम देगा। ये और आप देखते हैं कि सोमवार से शुरू हो रहे इस 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास मिलन-24 के 12वें संस्करण में महासागर को सुरक्षित और मुक्त रखने के लिए लिहाज से हिंद प्रशांत क्षेत्र पर रणनीतियों को व्यवहारिक रूप से कसा और परखा जाएगा। वह इस क्षेत्र की जटिलताओं को एकजुट होकर नेविगेट करेगा। और पूर्वी नौसैनिक कमांडर ने एक्स पर आप देखिए पोस्ट करके वियतनाम की नौसेना कॉर्वेट 20 जहाज और अमेरिकी नौसेना की यूएस हल्से का स्वागत किया है। चलिए, अच्छी बात है। अमेरिका से $4 अरब में खरीद सकते हैं हम लोग ड्रोन। भारतीय नौसेना क्षेत्र को सुरक्षित रखने को प्रतिबद्ध भी है। हेल्थ सप्लीमेंट को CDSCO के तहत लाने की संभावना तलाशेगी समिति। उपभोक्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने उठाया कदम। न्यूट्रास्यूटिकल के मूल्य नियंत्रण की व्यवहारिकता का भी पता लगाएगी समिति। खाद्य सुरक्षा भारतीय मानक प्राधिकरण की बात हो रही है। CBIC ने गिरफ्तारी की जानकारी देने के दिशा निर्देशों में किया संशोधन। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी, तस्करी और वाणिज्यिक धोखाधड़ी की जानकारी देने से संबंधित दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। इस कदम का मकसद सिंडिकेट द्वारा धोखाधड़ी के प्रयासों पर लगाम लगाना और जोखिम आधारित लक्ष्यों में सुधार करना है। और CBIC की ओर से अधिकारियों को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि गिरफ्तारी, तस्करी और वाणिज्यिक धोखाधड़ी की घटना की रिपोर्ट सीमा शुल्क क्षेत्र द्वारा या तो साझा नहीं की जा रही है या फिर कभी साझा की जा रही है। और कई मामलों में गिरफ्तारी की रिपोर्ट में जो ब्यौरा जाता है वह पर्याप्त नहीं होता है। और CBIC ने के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार सीमा शुल्क क्षेत्र के मुख्य आयुक्त महानिदेशक को किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर इसकी रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से CBIC को भेजनी होगी। गिरफ्तारी रिपोर्ट में हिरासत में लिए गए व्यक्ति की राष्ट्रीयता और उसके अपराध का ब्यौरा देना होगा। जयशंकर की 7 महीने के बाद चीनी समकक्ष से हुई बातचीत के संबंध में आधिकारिक तौर पर दोनों ओर से कुछ नहीं कहा गया है। दोनों नेता पिछले वर्ष जुलाई में आसियान बैठक में मिले थे। ये आप देखिए, चाइना हमारा पड़ोसी है ना। ये लद्दाख जम्मू कश्मीर का जो अलग हो गया ना, लद्दाख जम्मू कश्मीर से, वो आप देखेंगे। हिमाचल प्रदेश आप देखेंगे, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। आसियान की भी बात हुई है, तो आसियान के बारे में भी याद रखा करिएगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार, आप देखते हैं। किसकी? आसियान में अगर हम लोग सदस्यों की बात करें तो ब्रुनई हो गया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम देखने को मिलेंगे इसमें। बैंकॉक घोषणा हुई थी 8 अगस्त 1967 में। इसकी स्थापना चार्टर 16 दिसंबर 2008 में लागू हुआ था। ये विमान की लैंडिंग के 30 मिनट के अंदर यात्रियों का सामान पहुंचा है। नागर विमान सुरक्षा ब्यूरो को 7 एयरलाइंस कंपनियों को यह निर्देश दिया गया है। राष्ट्रपति से मिले युवा लेखक। PM युवा मेंटरशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 30 वर्ष से कम उम्र के देश भर के चुनिंदा लेखकों ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आप देखते हैं कि मुलाकात की, अपने अनुभव भी शेयर किए। मेघालय में CAA को लेकर दूर की गई चिंताएं। संगमा कह रहे हैं, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर राज्य में चिंताओं को दूर कर दिया गया है
और आप देखते हैं कि इसे लागू हो रहा है ना। हमारे गृह मंत्री साहब ने कहा ना कि चुनाव के पहले, लोकसभा के चुनाव के पहले भी लागू कर देंगे। राज्य के अधिकांश क्षेत्र छठी अनुसूची में आते हैं। यह अनुसूची इन क्षेत्रों को कानून से छूट देती है। हालांकि उन्होंने बाहरी लोगों के प्रवेश को प्रतिबंध करने के लिए राज्य इनर लाइन परमिट की आवश्यकता पर बल दिया। और आईएलपी विशेष परमिट है और भारत के अन्य क्षेत्रों के लोगों को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में प्रवेश के लिए जरूरी है। नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रमुख संगमा ने एक इंटरव्यू में कहा कि अन्य राज्यों में सीए लागू किए जाने से मेघालय पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता जताते हुए कहा कि हमने भारत सरकार से कानून लागू करने किए जाने की बाद भी एलपी बनाए रखने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि शिलांग में कुछ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को छोड़कर अधिकांश इलाका अनुसूचित क्षेत्र है और ऐसा में राज्य में कानून लागू करने से में कोई परेशानी नहीं है। जम्मू एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बदले विकास और सुरक्षा की तस्वीर। अब 7 से बढ़कर 14 विमान हो पाएंगे खड़े। वर्ष में 40 लाख यात्रियों की हो पाएगी आवाजाही। प्रधानमंत्री मंगलवार को जानकारी जनता को करेंगे समर्पित। और बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर के लिए हवाई सेवा चाहते हैं युवा। 40 से अधिक विमानों की आवाजाही होगी संभव। इसमें बढ़ते रोजगार के साधन भी, वायुसेना का बड़े से बड़ा विमान उतर पाएगा यहाँ, अच्छी बात है। ये आप देखिए राजनीति की खबरें हैं तो आप सभी जानते हैं कि चल ही रही हैं बातें, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, आना जाना लगा हुआ है। कोई इस कांग्रेस के आप देखते हैं कि बहुत सारे लीडर जाके कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और चुनाव से पहले बहुत सारे होंगे भी। अब देखिए ईमानदारी की बात यही है कि हमारे नेता संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमने जितनी संपत्ति बचाई हुई है वही सुरक्षित रहे हमारी। और ये सबको ही जानता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी लगभग जीत चुकी है, यही मान लीजिए। ये वर्तमान में पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध सबसे मजबूत हैं, मोदी साहब कह रहे हैं। हिंदी बेस्ट सेलर में कथा सैनी की सूची में ये किताब है, पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। ये जैन मुनि विद्यासागर ने देह त्यागी, अनुयायियों ने दी श्रद्धांजलि। डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी जैन तीर्थ में हुआ अंतिम संस्कार। कई राज्यों के संत जुटे। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आधे दिन का राजकीय शोक किया गया। और आप लोगों को देखिए एक बात बता दूं, 22 वर्ष की आयु में ली थी इन्होंने, आप देखेंगे, दीक्षा। और आचार्य विद्यासागर ने देश भर के 505 जैनियों को दी है, जैन मुनियों को दीक्षा। और इनका जन्म अगर आप देखिए 30 जून 1968 में अजमेर में 22 वर्ष की, माफ करिए, आचार्य विद्यासागर को 30 जून 1968 में अजमेर में 22 वर्ष की आयु में आचार्य ज्ञान सागर ने दीक्षा दी थी। उन्हें 22 नवंबर 1972 में ज्ञान सागर जी द्वारा आचार्य पद दिया गया था। आचार्य विद्यासागर के बड़े भाई को छोड़कर घर के सभी लोग संन्यास ले चुके हैं और उनके भाई योग सागर और सागर ने भी दीक्षा ले ली है। आचार्य विद्यासागर के शिष्य मुनि क्षमा सागर ने उन पर आत्मान्वेषी नामक जीवनी लिखी है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हो चुका है। मुनि पेडम सागर ने उनके जीवन पर अनासक्त महायोगी नामक काव्य की रचना भी की हुई है। हरियाणा और पंजाब के किसानों को मिल रहा लाभप्रद खेती का मंत्र। उत्तर प्रदेश में बांदा के जिस गांव में 7 किसानों ने की थी आत्महत्या, वहीं नवल किशोर बने प्रेरणा स्रोत। क्या है एकीकृत कृषि प्रणाली? तो एकीकृत कृषि प्रणाली यानी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में भूमि को इस प्रकार बांटा जाता है कि उससे में सब्जियां व अनाज उगाने के साथ पशुपालन, मछली पालन और बागवानी के लिए भी स्थान मौजूद हो। कृषि की यह पद्धति सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित है। नवल ने जल संतुलन के लिए तालाब बनाने के बाद वायु ताप संतुलन के लिए खेत के निश्चित अनुपात में बाग लगाया। उर्वरता संतुलन के लिए विविध पशुपालन से जैविक खाद बनाई
और ऊर्जा संतुलन के लिए गोबर गैस संयंत्र लगाया। बैल और सौर ऊर्जा का भी उपयोग किया। उनके खेत में बना तालाब 2000 क्यूबिक लीटर जल धारण क्षमता है। मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई की लागत घटी। चलिए, अच्छी बात है। नई आप देखते हैं कि तकनीक अपनाएंगे और इस तरह का आप देखते हैं कि उसी में आप पशुपालन करेंगे। अब मैं कहता हूँ कि मुर्गी पालन हो गया, भेड़ पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, तो आपकी खेती जो है ना, उसका आप देखते हैं कि आपकी आमदनी बढ़ेगी ना, इनकम बढ़ेगी ना। लेकिन ये हर किसान नहीं करता है ना। अब आप देख लीजिए, 150 बड़ी गेहूं की एमएसपी विपणन सत्र 2024-25 के लिए पिछले विपणन सत्र की तुलना में 425 बड़ी मुअर की एमएसपी विपणन सत्र 2024-25 के लिए पिछले सत्र की तुलना में 200 बड़ी राई व सरसों की एमएसपी विपणन 2024-25 के लिए पिछले सत्र की तुलना में। अब आप देखिए, बढ़ रहे हैं रेटों। किसानों की साफ साफ मांग है कि जो आपने एमएसपी तय कर रखा है ना गेहूं का, इन पर या सरसे का, किसी का भी, उस पर एक कानून बना दीजिए कि आप तो खरीद रहे, अच्छी बात है, सरकार बोलती है कि हमें दीजिए आप फसल, लेकिन इससे कम में अगर कोई और व्यापारी खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। बस इतनी मांग है। और वो दाम बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जितना आपने तय किया वो उतना ही दे दीजिए। और अगर आपको देना है तो फिर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू कर दीजिए, क्योंकि उन्हें भारत रत्न दिया गया ना। तो क्या है C2+50 फॉर्मूला? तो यह है एमएसपी तय करने का फार्मूला है जिस पर सरकारी एजेंसियां किसानों की उपज खरीदती हैं, और इसमें किसान की जमीन का किराया सहित खेतों पर खेती पर आने वाली सभी तरह की लागत होती है। एमएसपी का फार्मूला सरकार एमएसपी तय करने के लिए A2+FL फार्मूले का इस्तेमाल कर रही है। इसमें किसान खेती के लिए जिस पूंजी का भुगतान करता है और परिवार के श्रम का मूल्य शामिल होता है। इसमें किसान मेहनती और सीधे साधे होते हैं। देश की खाद्य सुरक्षा में किसानों की अहम भूमिका है, लेकिन भारत में किसानों को राजनीतिक हथियार भी बनाया जाता है। ताजा मामला फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग है। अगर सरकार एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी ले लेती तो एक अनुमान के अनुसार इस पर 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं 2024-25 के अंतरिम बजट में सरकार ने पूंजीगत निवेश के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। ऐसे में सरकार अगर सारी फसल एमएसपी पर खरीदते हैं तो कर्मचारी को वेतन और पेंशन कहां से देगी? विकास कार्यों के लिए संसाधन कहां से आएंगे? अगर ऐसा होता है तो पूरा सरकारी तंत्र और व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। वही विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा है कि वह सत्ता में आने पर एमएसपी की गारंटी देगा। हालांकि केंद्र में सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। ऐसे में कांग्रेस जिम्मेदारी बनती है कि वह देश को बताए कि वह 10 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम कैसे करेगी। ऐसे में यह पड़ताल अहम मुद्दा है कि एमएसपी की गारंटी की मांग कितनी व्यवहारिक है और क्या किसान आंदोलन के जरिए राजनीतिक मंशा पूरी की जा करने का प्रयास है। ये आप देखिए, संविधान के खिलाफ है किसानों की मांगे। ये पढ़िएगा ये क्या कह रहे हैं। यह समझने की जरूरत है कि भारत के संविधान में कृषि क्षेत्र 7वें अनुसूची के तहत राज्य की सूची में आता है, और इसलिए कुछ राज्यों के किसानों द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों का समाधान राज्य सरकारों को करना चाहिए। पंजाब, हरियाणा और कुछ पड़ोसी क्षेत्र के किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा और किसान मजदूर संघ समिति की अगुवाई की। दूसरा विरोध आप देखिए, प्रदर्शन शुरू किया गया। एक किसान संगठन खुद को पूरे देश के प्रतिनिधि के तौर पर पेश कर रहे हैं। 2021 के विरोध प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चा ने शुरू किया था, लेकिन बाद में संगठन में विभाजन हो गया। मौजूदा विरोध प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चा के दूसरे धड़े की अगुवाई में हो रहा है। किसानों ने 12 मांगे रखी। ये मांगे न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, कानूनी गारंटी, एमएसपी का भुगतान स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, कर्ज माफी, जमीन अधिग्रहण से पहले किसानों की अनुमति और मुआवजा आधिकारिक दर का 4 गुना। लखीमपुर खीरी केस में सजा, विश्व व्यापार संगठन से बाहर भारत निकले, सभी मुक्त व्यापार समझौतों को खत्म करे, सभी किसानों और कृषि श्रमिकों को एक 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दे, मनरेगा के तहत रोजगार बढ़ाकर 200 दिन किया जाए और मजदूरी 700 रुपये प्रति दिन की जाए। और किसान संगठनों को समझना चाहिए कि इन मांगों को रखने से पहले देश पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव और विचार नहीं किया गया, और वास्तव में ये देश के मुट्ठी भर किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बात सर्वविदित है। देश के 82% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। ज़्यादातर मांगे इन किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करती हैं। कुछ ही किसान हैं जो बड़े किसान हैं और वे राजनीति से प्रेरित हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो यह नहीं कह सकते कि देश सालाना बजट का 85% इन मांगों को पूरा करने पर खर्च करे। तार्किक तौर पर अगर हम इन मांगों पर विचार करें तो एमएसपी के तहत फसलों की खरीद का तंत्र 1967 में शुरू हुआ। उस समय अनाज की भारी कमी थी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अनाज की खरीद जरूरी थी, इसलिए उस समय एमएसपी के साथ लेवी और खरीद
कीमतें थी। वर्षों की अवधि में जब हालात बदल गए तो लेवी और खरीद कीमतों का विलय एमएसपी में कर दिया गया। यह बात स्पष्ट है कि एमएसपी का फायदा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास बाजार में बेचने के लिए अनाज होता है, और किसी भी राज्य में ऐसे किसानों की संख्या अधिक नहीं है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर किसान छोटे और सीमांत किसान हैं और जिनके पास बेचने के लिए बहुत कम अनाज होता है। मौजूदा समय में पंजाब में प्रति क्विंटल खेती की लागत 1,503 रुपये है और एमएसपी 2,275 रुपये प्रति क्विंटल है। इस तरह से खेती की लागत के से ऊपर 51.3% मुनाफा किसानों को दिया जा रहा है और ये पंजाब के किसानों से जुटाए गए सीपी के आंकड़ों पर आधारित है। अगर सरकार एमएसपी की मांग मानने को मजबूर होती है तो अनाज की खरीद पर कुल खर्च लगभग 10 करोड़ रुपए आएगा और यह सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों पर खर्च होगा। अगर ऐसा होता है तो क्या यह दूसरे राज्यों के साथ अन्याय नहीं होगा जहां अनाज की खरीद बहुत कम है, इसलिए दूसरे राज्यों के किसान विरोध प्रदर्शन में नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ कुछ जिन्सों के उत्पादकों के लिए कीमतों की गारंटी की संवैधानिक वैधता पर भी विचार करना होगा। देश में बहुत सी दूसरी जिन्सों का उत्पादन होता है और लेकिन उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र नहीं है। इसमें न सिर्फ कृषि जिनसें बल्कि खेती से संबंधित दूसरी जिनसें भी शामिल हैं। इसलिए एमएसपी को कानून गारंटी देने से संविधान के मौलिक सिद्धांत के उल्लंघन होगा जो समानता पर आधारित है। और इसी तरह से अगर किसानों को पेंशन दी जाती है तो इसका मतलब होगा कि लगभग 2 करोड़ किसानों को प्रति माह आप देखिए 10,000 रुपये देना होगा। क्या भारत सरकार बजट से इसके लिए जरूरी संसाधन आवंटित कर सकेगी? मनरेगा के तहत 700 रुपये प्रति दिन मजदूर के साथ 200 दिन काम की मांग पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्या राज्य सरकार इन खर्चों का एक हिस्सा वहन के लिए कहा जाना चाहिए? और उनकी मांगों में किसानों को मुफ्त बिजली भी शामिल है और इस पर आप देखिए 21,000 करोड़ रुपए लागत आएगी। क्या पंजाब की सरकार इन खर्चों का एक हिस्सा वहन करेगी क्योंकि कृषि का विषय संविधान में राज्य सूची में आता है? और आंदोलित किसान विश्व व्यापार संगठन और मुक्त व्यापार समझौते से बाहर निकलने की मांग कर रहे हैं। क्या ऐसा करना भारत के हित में होगा? यह सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जिन्होंने किसानों को उकसाया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रबंधन के दौरान भारत विश्व व्यापार संगठन दूसरे व्यापार समझौतों का हिस्सा बना था। क्या इस तार्किक मांग को मानना संभव है? और गौर करने पर पता चलता है कि मांगों की तार्किकता इसके आर्थिक असर पर विचार किए बिना ही इस आंदोलन को शुरू कर दिया गया। WTO के बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से बात भी की हुई थी, तो एजुकेशन सर्कल के नाम से जो आपका प्लेटफॉर्म है ना उसे ज्वाइन कर लीजिए, उस पर सभी क्लासें आपको मिल जाती हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ARS देश पांडे के द्वारा आर्टिकल लिखा गया। पूर्व निदेशक BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बेंगलोर से संबंधित है। क्या है एमएसपी और किसान क्यों चाहते हैं कानूनी गारंटी, ये भी देख लीजिए एक बार। किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं और एक किसान कानून बनाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं तो एमएसपी क्यों बना है बड़ा मुद्दा। भारतीय खाद्य निगम प्रमुख खरीद एजेंसी है और FCI ज़्यादातर खरीद धान और गेहूं की ही करती है। इसके बाद FCI इन अनाज को रियायती दरों पर लोगों को मुहैया कराती है। इस प्रक्रिया में FCI को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई केंद्र सरकार करती है। क्या है एमएसपी तो एमएसपी न्यूनतम दर है जिस पर सरकार खरीद एजेंसी है किसानों से फसलें खरीदती हैं। एमएसपी किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव में से बचाने के साथ आय की सुरक्षा देती है। किसानों को उनकी फसलों को उचित कीमत मिले और यह सुनिश्चित करने में एमएसपी की अहम भूमिका है। एमएसपी किसी का लागत मूल्य आयोग द्वारा तय की जाती है। ये जरूर याद रखें, किसके द्वारा तय की जाती है? कृषि लागत मूल्य आयोग। CACP उत्पादन लागत, बाजार के रुझान और मांग आपूर्ति के परिदृश्य पर विचार करके एमएसपी तय करती है। और एमएसपी की शुरुआत 1967 में हुई थी। उस समय देश में खाद्यान्न की कमी थी और जरूरत आयात के जरिए पूरी की जाती थी। किसान एमएसपी की गारंटी पर क्यों कर रहे हैं जोर? तो पंजाब हरियाणा के किसान कानून बनाकर एमएसपी की गारंटी देने की बात ज़्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि FCI के खरीद तंत्र को सबसे अधिक फायदा इन दोनों राज्यों के किसान उठाते हैं। और एमएसपी के पक्ष और विपक्ष की तर्क ये आप लोगों को पढ़ना है। देखिए, कोई एक तरफा आर्टिकल लिख देता है और बुरा एक तरह से कहता है ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा। उन्हें मत ज़्यादा ध्यान दिया करिएगा, वहाँ से आप लोग नेगेटिव पॉइंट निकालिया करिए, पॉजिटिव पॉइंट बनाए करिएगा और आपको स्मार्ट गिरी दिखानी है थोड़ी। अब जैसे आप देखिए
देखिए नॉर्मल सी बात है, सरकार का पक्षकार कोई होगा, वो अगर आर्टिकल लिखेगा इस पर, किसान आंदोलन पर, तो किसानों के बारे में बड़ी बातें बुरी कहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब कांग्रेस की तरफ से कोई विचारधारा या किसानों का सपोर्टर होगा, उसके तरफ से आर्टिकल लिखाएगा, तो वो फायदे गिनाएगा कि हो सकता है, ऐसा सुझाव देगा आपने। तो आप लोगों को क्या करना है, जो कमियां हैं किसानों की वो बता दीजिए, जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है वो बता दीजिए, और जो उनके लिए किया जा सकता है वो बता दीजिए, और जो इनकी तरफ से कहा गया है कि ये नुकसान होंगे उन्हें बता दीजिए। यही तो चाहता है आपका आंसर राइटिंग निबंध। तो पक्ष पारंपरिक तौर पर सरकार धान और गेहूं की खरीद सबसे ज़्यादा करती है रही है, क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए इनका वितरण होता है। इन अनाजों के लिए सरकार के पास भंडारण क्षमता भी है, लेकिन पंजाब हरियाणा के किसानों को डर है कि कानूनी गारंटी के लिए के बिना बाजार में इन जिन्सों की कीमतें एमएसपी के नीचे जाने पर उचित कीमत नहीं मिलेगी। विपक्ष क्या कह रहा है इस पर? विपक्ष में तर्क क्या है? वही सरकार और बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि एमएसपी का गारंटी देना टिकाऊ नहीं है, और इसमें कई तरह की बाधाएं हैं, जैसे खरीद की सीमांत ढांचागत सुविधाएं, अनाज का संभावित नुकसान, फसलों का पैटर्न खराब होना और प्रभावी बाजार पहुंच का अभाव। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों का मानना इसे लागू करना वित्तीय रूप से भयावह है होगा। उनका कहना है कि वित्त वर्ष 2019-20 में देश में कुल उपज की कीमत 40 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। वहीं एमएसपी तंत्र के तहत आने वाली फसलों की अनुमानित बाजार कीमत आप देखिए 10 लाख करोड़ रुपए है। ये आप देख सकते हैं एमएसपी की धान खरीद आप देखिए 2021-22 में, 22-23 में आप लोग देखेंगे। पंजाब में आप देखें 18.7, तेलंगाना में 9.4, ये धान का मिलियन मेट्रिक टन में है, और छत्तीसगढ़ में 9.2, यूपी में 6, उड़ीसा में 6.6 है यूपी में, और उड़ीसा में 6%। एमएसपी पर गेहूं की, तो एमएसपी मूल आप देखिए करोड़ में है। ये आप देखिए 36,807, 18,447, 18,034, 12,044, 12,844, 11,724। ये एमएसपी गेहूं की खरीद आप देखें, पंजाब में 9.6, एमपी में 4.4, हरियाणा में 4.1 गेहूं मिलियन मैट्रिक टन में है। एमएसपी मूल्य के करोड़ में आप देखिए 19,378, 8,959, 8,258, ये सब आप देखते हैं। ये एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कृषि क्षेत्र को कमजोर करने की साजिश। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए थी, लेकिन एमएसपी से जुड़ी सिफारिशों का इस्तेमाल किसानों को आंदोलित करने के लिए किया जा रहा है। यह पूरे कृषि क्षेत्र को अपंग बनाने की साजिश है, जो किसानों के लिए हानिकारक साबित होगी। श्री राम श्रीवास्तव हैं, प्रोफेसर रिटायर्ड हैं, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से जुड़े हुए हैं। एक तरफ हरित क्रांति के जनक व प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से विभूषित करने की भारत सरकार की घोषणा से देश के कृषि वैज्ञानिकों, किसान हितधारकों तथा कृषि से जुड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में खुशी है व उत्साह की लहर दौड़ रही। वहीं दूसरी ओर किसानों का एक वर्ग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने को लेकर सड़कों पर आंदोलित है। किसान C2 फॉर्मूले के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग कर रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी 2004 से 6 में कृषि क्षेत्र का बहुत गहराई से अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में की ही सिफारिश नहीं की गई, बल्कि किसानों के समग्र विकास के लिए नीतियां बनाने व ढांचागत विकास करने पर विशेष जोर दिया गया, और जिससे कृषि क्षेत्र विश्व बाजार के अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रतिस्पर्धी। विडंबना यह रही कि यह रिपोर्ट 2006 से 2014 तक ठंडे बस्ते में ही पड़ी रही। समय समय पर इसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए चर्चा का विषय बनाया गया। अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि एमएसपी से संबंधित अनुशंसा का इस्तेमाल किसानों को आंदोलित करने के लिए किया जाने लगा। इसकी आड़ में संपूर्ण कृषि क्षेत्रों को अपंग बनाने की साजिश है, और यह किसानों व कृषि के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो रहा है। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट छोटे, मंझोले और भूमिहीन किसानों और कृषि के लिए उभरती हुई चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। छोटे, मंझोले और भूमिहीन किसानों की संख्या देश में लगभग 86% है। ये रिपोर्ट कृषि के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रावधानों का लाभ इन 86% किसानों तक भी कैसे पहुँचे, और इस क्षेत्र पर आप देखिए रोजगार के लिए निर्भर 40 से 45% लोगों व युवाओं के लिए सम्मानजनक व अधिक लाभदायक रोजगार का सृजन कैसे हो। इन दोनों विषयों पर गहन विचार विमर्श की आवश्यकता है। छोटे, मंझोले व भूमिहीन किसानों में अपार क्षमता है, लेकिन उनको ना तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई फायदा मिलता है और ना ही विभिन्न प्रकार की सब्सिडी उन तक पहुंच पाती है। साक्षरता की कमी व साधनहीनता उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है,
और उनको साक्षर करने, सस्ती ऋण सहायता उपलब्ध कराने तथा कम लागत से उपयोग में लाई लाई जाने वाली कुशल उत्पादन भंडार तकनीक को मुहैया कराने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। किसानों को साक्षर बनाने की मूल में भावना यही है कि किसान परंपरागत व कच्चे माल का उत्पादन करने वाली खेती के ज्ञान के साथ घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग व पूर्ति के जानकार हों। वैश्विक मानकों के आधार पर आप देखिए उत्पादन करें और प्रसंस्करण व गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण करने के प्रति उनकी जागरूकता हो और अपने उत्पादों की पहचान बनाने के लिए कदम बढ़ाएं। इसके साथ ही बाजारों तक अपने उत्पादन की पहुंच बनाने के लिए सप्लाई चेन का हिस्सा बनने के तरीकों का उनको ज्ञान हो। दूसरी ओर किसी को अधिक उत्पादक व लाभप्रद बनाने के लिए सटीक खेती, नैनो तकनीक और वर्टिकल फार्मिंग, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, ड्रोन तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक भंडारण, स्मार्ट पैकेजिंग जैसी तकनीक का समावेशन होने लगा है। अतः किसानों विशेषकर खेती से जुड़े युवाओं को इन तकनीकों के बारे में साक्षर व कौशल युक्त होना होगा। अच्छी बात है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों में ने आप देखिए 165 किलोमीटर तैराकी कर बना रिकॉर्ड। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में 14 बच्चों के समूह ने किया एक कारनामा। 3 बच्चों ने लगातार 17 किलोमीटर, एक बच्ची ने 10 किलोमीटर की तैराकी की है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित हैं ये सब। जो संपादकीय पाठ रहता है वो शाम के हम लोग 6 बजे डिस्कस कर लेते हैं, क्लास ले आते हैं, तो उसे अलग से आप लोग पढ़ लिया करिएगा, ठीक है। बैंक जमा के बजाय पूंजी बाजारों की ओर शिफ्ट हुई भारतीय परिवारों की बचत 40% पर पहुंचा। बीमा और प्रोविडेंट व पेंशन फंड में जाने वाला बचत का हिस्सा 28 लाख करोड़ रुपए रही। वित्त वर्ष 2021-22 में परिवारों की बैंक में जमा कुल बचत, बैंक में जमा होने वाला हिस्सा घटकर 37% आ गया। पूंजी बाजार में जमा बढ़कर 7% पर पहुंची। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में 20,637 करोड़ का निवेश। $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए 9 से 10% की वृद्धि जरूरी है। भारत बेटेन FTA वार्ता की PMO ने की समीक्षा। अप्रैल जनवरी में बिजली खपत 7.5% बढ़ी। SEZ को भी मिलेगा OTDEP का लाभ। वाणिज्य मंत्रालय विशेष आर्थिक क्षेत्र में चलने वाली इकाइयों के लिए निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना के लाभ का विस्तार करने का फैसला किया है। सरकार ने अगस्त 2021 में समुद्री और डेयरी सामान सहित कुल 8,555 उत्पाद के लिए निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत कर रिफंड की दरों की घोषणा की है ना। 71,414 करोड़ रुपए घटा 6 कंपनियों का पूंजीकरण। बीते सप्ताह BSE में सूचीबद्ध है। ऊर्जा से जुड़े दूसरे क्षेत्रों में उतरेगी EESL, कम बिजली खपत वाले कुकिंग स्टोव और E-साइकिल के जरिए नया बाजार विकसित करने की तैयारी में है। आंगनबाड़ी और स्कूलों में इंडक्शन कुकिंग स्टोव का इस्तेमाल पर जोर। E-साइकिल के जरिए ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है। 60% तक कम बिजली खपत वाले उत्पादों की बिक्री के लिए ई-मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च। और लाइटों के अलावा आप देखिए पंखा, AC, कुकिंग स्टोव की कर सकते हैं खरीदारी। ग्रामीण महिलाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के अवसर, ये भी देखिएगा। पेटीएम मामले ने फिनटेक का ध्यान कानून पालन पर खींचा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, नियमों का अनुपालन कंपनियों के लिए वैकल्पिक नहीं हो सकता है। जल्द लगेंगे अरबों डॉलर के 2 सेमीकंडक्टर संयंत्र। PM लखनऊ में करेंगे चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन। 10.23 लाख करोड़ रुपए की 14,619 परियोजनाओं को आज धरातल पर उतारेंगे प्रधानमंत्री। परियोजनाओं के आकार लेने पर उत्तर प्रदेश में सृजित होंगे लगभग 34 लाख रोजगार। ओखा वेट सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन 25 को करेंगे प्रधानमंत्री साहब। ये द्वारका धाम को मुख्य द्वारका धाम से जोड़ने वाले और 978 करोड़ रुपए की लागत से यह बना पुल 2.5 किलोमीटर का 2017 में शुरू हुई थी ये योजना। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। सुरक्षा परिषद में गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव आया तो अमेरिका करेगा वीटो। गाजा में मानवीय युद्ध विराम के लिए अल्जीरिया ने दिया प्रस्ताव। अमेरिका, इजरायल और हमास के बीच समझौते पर कर रहा है, आप देखते हैं काम।
और एक बात आपको बता दूं, यही तो परेशानी है कि 5 स्थायी सदस्य हैं, इनमें से एक आप देखते हैं कि किसी प्रस्ताव के विरोध में चला जाता है, वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए सुरक्षा परिषद में सुधार की बात हो रही है। और सुरक्षा परिषद की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। थाईलैंड के अरबपति पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन पैरोल पर रहा हुए हैं। ये परस्पर विरोधी अभिजात वर्ग के बीच चलते सत्ता संघर्ष के केंद्र में रहे हैं। शाही सेना द्वारा 2006 में तख्ता पलट के बाद भाग निकले थानसेन 15 वर्ष तक आत्मनिर्वासन में रहे। यूक्रेन के औद्योगिका शहर पर रूस का कब्जा यहां भी चल रहा है। भारतीय परियोजनाओं को विधायी अधिकार क्षेत्र में सीमा विस्तार, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल फिचर ने संसद में कही बातें। ये आप देखिए, नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है। एलेक्सी नावलिन की मौत पर शोक जताने जुटे 400 लोग हिरासत में लिए गए। रूस में विपक्षी नेता थे और राष्ट्रपति पुतिन के धुर विरोधी माने जाते थे। इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई ना। सिंगापुर एयर शो में वायुसेना की सारंग टीम दिखाएगी जलवा। और आप देखते हैं कि आपको बता दें 2003 में गठित सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रदर्शन 2004 में सिंगापुर में एशियन एरोस्पेस शो में किया था। श्रीलंका से संबंधों को गहरा करने को प्रतिबद्ध है, भारतीय उच्चायुक्त कह रहा है। ये बूसरा बीवी ने तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने को चुनौती दी हुई है। ये तोशाखाना मामला क्या है कि आप देखिए, पाकिस्तान में कोई एक फंड कह लीजिए आप लोग, कोई आपको गिफ्ट मिल रहा है यहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, तो उसमें जमा कर दिया जाता है, तो उसी में हेर फेर के आरोप लगे हैं इमरान खान पर, उनकी बीवी पर। गुलाम जम्मू कश्मीर में मोबाइल टावरों की संख्या बढ़ा रहा है पाकिस्तान। ये आप देखिए, इसकी बात हो रही है, इस पर कब्जा किए हुए हैं ना पाकिस्तान, तो उसी क्षेत्र की। तापमान बढ़ने से हार्मिंग पार्क बंद हो गया है। उत्तर पूर्व चीन में हार्मिंग में थीम पार्क में बर्फ की कलाकृति के सामने खिलती बच्ची। ये आप देखिए, खेल का क्षेत्र है तो देख लिया करिएगा, पढ़ लिया करिएगा। ढुल सिद्धू के सदक से दिल्ली को बढ़ा रणजी ट्रॉफी में। स्केटिंग छुड़ाकर पिता ने अनमोल को थमाया था रैकेट। जीत के बाद टीम की साथियों ने अनमोल खरब को कंधों पर उठाया। मलेशिया की शाह आलम में देश की बैडमिंटन एशिया टीम ने चैंपियन के खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ना। दक्षिण अफ्रीकी पूर्व ऑलराउंडर माइक फॉक्टर की डेथ हो गई। क्रिकेटर से जुड़े थे, 401 मैच खेले उन्होंने। लीलांबित पैरालंपिक समिति के चुनाव 9 मार्च को होंगे। भारतीय पैरालंपिक समिति की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग बताइए। सहवाग और गेल की टीमों के बीच खेला जाएगा पहला मैच। धोनी आईपीएल की सार्वकालिक महान टीम के कप्तान चुने गए। स्वियातेक ने कतर ओपन में लगाई खिताबी हैट्रिक। मनिका की धुरी जीत ने ने हंगरी को हराया। मनिका बत्रा ने अपने दोनों सिंगल्स मैच जीते, जिससे भारतीय महिला टीम ने रविवार को यहां विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में हंगरी को 3-2 से हरा कर पहली जीत हासिल की है। चलिए, ये भी देख लिया करिएगा। अभी आप देखते हैं कि इन्हें क्या 2023 के लिए संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा हुई है ना। किसे किसे? जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को, गुलजार को। बीएचयू का ज्योतिष विभाग पंचांगों में एकरूपता की करेगा पहल। 2025 में पंचांगों में एकरूपता के लिए पंचांग अनुभागत दूर करेगा भ्रम। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। थॉमस एडिसन को आज ही मिला था फोनोग्राफ का पेटेंट। 1878 में आज ही के दिन थॉमस एडिसन ने फोनोग्राफ का पेटेंट हासिल किया था। यह आवाज़ को रिकॉर्ड कर इसे प्ले करने में सक्षम पहला डिवाइस था। एडिसन ने इसमें सबसे पहले मेरी हैंड आ लिटिल लैब नर्सरी कविता रिकॉर्ड की थी। एडिसन की इस तकनीक ने संगीत व्यवसाय को संभव बनाया। 45 मिनट के लिए मैक्सिको के राष्ट्रपति बने पेट्रो लस्कुरिन। 1913 में आज ही के दिन पेट्रो लस्कुरिन 45 मिनट के लिए मैक्सिको के राष्ट्रपति बने। किसी देश के राष्ट्रपति का यह सबसे छोटा कार्यकाल है। पेट्रो लस्कुरिन के इस पद से हटते ही विक्टोरियानो हुएर्टा को मैक्सिको का नया राष्ट्रपति चुना गया था। उनका कार्यकाल लगभग 1 साल 5 महीने रहा था। गुरुजी ने देश के हर जिले तक
किया संघ का कार्य विस्तार। गुरुजी के नाम से लोकप्रिय रहे माधव राव गोलवलकर का जन्म 1906 में आज ही के दिन नागपुर में हुआ। तो उच्च शिक्षा के लिए काशी आने पर संघ से संपर्क हुआ और यही संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के संपर्क में आए। MSc करके काशी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बन गए। 1940 में RSS के सरसंचालक बने और संघ कार्य को गति देने के लिए पूरी शक्ति झोंक दी। उनके अथक प्रयास से संघ कार्य देश के हर जिले में पहुंच गया। 5 जून 1973 में गुरु जी ने शरीर त्याग दिया था। लैंटर्न उत्सव का जगमगाया आकाश। ताइवान के न्यू ताइपे शहर में लालटेन महोत्सव के उपलक्ष्य में हजारों की संख्या में लैंटर्न छोड़ जाने से पूरा आकाश रोशनी से जगमगा गया। ये प्रथा किंग राजवंश के दौरान चीन के मिना क्षेत्र में पेंगक्सी में आए लोगों की परंपराओं से आई थी। इस अवसर पर अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं और इसमें यानसुई जिले के वुमियाओ मंदिर में आतिशबाजी समारोह प्रमुख है, लेकिन मुख्य आकर्षण लैंटर्न आकाश में छोड़ा जाता है। 10 वर्ष में इंसानों के साथ बैठकर काम करेंगे रोबोट। जेनरेटिव AI और ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन पर काम करने वाले विज्ञानियों ने IIT में साझा किया रोबोट का भविष्य। और जेनरेटिव AI के आने के बाद से रोबोट की बुद्धिमत्ता में तेजी से हो रहा है काम और IIIT और जर्मनी के विज्ञानी तैयार कर रहे हैं ऐसे रोबोट। जेनरेटिव AI क्या है? जेनरेटिव AI एक प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यह छवियों, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट और 3 आयामी मॉडल जैसे विभिन्न प्रकार के डेटा बना सकती है। यह पहले से मौजूद डेटा से सीखकर और फिर इसका उपयोग करके नए और अद्वितीय आउटपुट उत्पन्न करते हैं और इस डेटा की मदद से सैरोबोट मानव रचनात्मकता की नकल कर सकते हैं और यह इंसानों की तरह काम कर सकते हैं। बच्चों में ADHD के विकास को रोकने में माता पिता हो सकते हैं मददगार। या आप देखिए कि बच्चों में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को विकसित होने से थोड़ी सावधानी बरतकर रोक सकते हैं। अगर वह बच्चों पर अधिक ध्यान दें और पालन पोषण की शैली में बदलाव करें तो ऐसा संभव हो सकता है। यह अध्ययन वाटरलू विश्वविद्यालय के एक शोध द्वारा किया गया है और मनोविज्ञानियों के अनुसार बच्चों की अति उत्साह वाली प्रकृति, पालन पोषण और दिमागी कार्यक्षमता ADHD लक्षणों के विकास में भूमिका निभाते हैं। और शोध से जुड़े प्रोफेसर डॉक्टर हीथर हेंडरसन ने कहा कि माता पिता वास्तव में बच्चों के साथ अधिक समय बिताकर और बीच बीच में सही निर्देश देकर ADHD को विकसित होने से रोक सकते हैं। इंजीनियरों ने बनाया ID टैग, वस्तु असली है या नकली चलेगा इससे पता। अमेरिका में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इंजीनियरों ने किया। सेरिब्रल पाल्सी से पीड़ित IIT के छात्र को मिली गूगल में नौकरी। दिव्यांग सैनी में 27वीं रैंक हासिल कर लिया IIT गुवाहाटी में प्रवेश। छात्र बोला, मेरे माता पिता की कड़ी मेहनत के कारण ही मैं पा सका हूँ मुकाम। इस तरह की कहानी आपके लिए मोटिवेट रहती है। लाखों का पैकेज फिर भी चाहिए फ्री खाना। सालाना पैकेज 43 लाख से अधिक का, लेकिन उसे ऐसी कंपनी का तलाश है जो मुफ्त खाना का उपलब्ध कराए। क्रेफ्ट वाइन कंपनी के संस्थापक समिल त्रिपाठी ने X पर यह दिलचस्प बात की है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।